हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और अब मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। हमने अभी क्विक रिवीजन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का देख लिया था, जिसमें हमने हमारे सारे कंसेप्ट्स को क्लियर किया, फिर उन कंसेप्ट्स को अप्लाई किया हमने एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज सीरीज को। अब एमसीक्यूज के बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें थोड़े डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें किस आंसर में ऐड करने हैं और किन स्पेसिफिक वैल्यू पॉइंट्स पे हमें मार्क्स मिलेंगे, वो सारी चीजें हम यहां पे इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एनसीईआरटी सीबीएसई किंडरगार्टन से 12th क्लास, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बिल्कुल 100% फ्री में आपको प्रोवाइड करता है पूरा कंटेंट और पूरा सिलेबस, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स पे खास बात यह है कि आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई सब्सक्रिप्शन फीस या कोई भी फीस अलग से नहीं देनी पड़ती है। A to Z यहां सारे वीडियोस और सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में 100% फ्री में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की सीरीज। सबसे पहला, द 3 एलिमेंट्स A, B and C with similar properties have atomic masses X, Y and Z respectively। ये सारी डिटेल्स हम पहले नोट कर लेते हैं कि A, B और C 3 एलिमेंट्स हैं जिनका मास है X, Y और Z। The mass of Y is approximately equal to the average mass of X and Z। जो Y मास है ये X और Z के एवरेज के बराबर है। What is such an arrangement of elements called as? Give one example of such a set of elements। हमने ये पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का एवरेज दूसरे एलिमेंट के मास के बराबर है रफली। ये सीक्वेंस या ये अरेंजमेंट हमने कहां देखा था? ये हमने हमारे क्विक रिवीजन में भी आपको ध्यान होगा कि देखा था डॉबरीनर्स ट्रायड्स। जो डॉबरीनर्स ट्रायड्स हैं वहां पे हमने ये सेम अरेंजमेंट देखा था। शॉर्ट फॉर्म में डॉब लिखा हुआ है डॉबरीनर को। सो डॉबरीनर्स ट्रायड्स जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम हमारा पहला और तीसरा एलिमेंट अगर लें और उसका एवरेज निकालें तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ये दूसरे एलिमेंट के मास के बराबर होता है। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमको पुटअप करना है, तो वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जहां पे लिथियम और पोटेशियम के मास को अगर हम ऐड करके उसका एवरेज निकालें तो इट वुड कम आउट टू बी रफली इक्वल टू द मास ऑफ सोडियम। ये सोडियम के मास के बराबर हो जाएगा और यही इसका एक एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके, है ना? तो वो 3 ही ट्रायड्स बन पाए थे, तो 3 में से एक एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। चलिए आंसर को रेफर करते हैं हम। Such arrangements of element is called Dobereiner's triad, for example lithium, sodium, potassium। और यहां एक और एग्जांपल दिया हुआ है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यहां पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। अब हमें बोला है पिक 2 सेट्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। हम यहां पे इतना तो अपने कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं कि देख सकते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो पहला सेट हम लोग लिख देते हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों हैलोजेंस हैं। सो दोनों हैलोजेंस मतलब दोनों के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7-7 है। इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। नेक्स्ट आता है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है इनमें वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वह एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाएंगी बिकॉज दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और सोडियम, पोटेशियम ये 2 सेट हमें मिल गए। हमारा ए पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पार्ट, द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे हमारा एटम यहां पर है, एक एलिमेंट यहां पर है, तो उसके कुछ गैप के बाद दूसरा एलिमेंट आ रहा है जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो काउंटिंग अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और अगर सोडियम से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का बीच में 7 इलेक्ट्रॉन का गैप आता है, फिर 8वां जो है वो पहले की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहां पे 8 तो जो है वो फर्स्ट की प्रॉपर्टी के सिमिलर है, और यहां सोडियम को अगर हम फर्स्ट माने तो पोटेशियम 8th पे आ रहा है जो प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है। यह हमने पढ़ा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो ये लॉ जो है वो ये बोलता है कि एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारे 2 सेट हो गए। चलिए आंसर को चेक करते हैं।
ओके, सो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और दूसरा सेट है सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। और नेक्स्ट है दिस सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो यहां पे शो किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डॉबरीनर्स ट्रायड्स, यहां पे इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को क्या हम डॉबरीनर ट्रायड बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं कैसे, वो हमें चेक करना है। नीचे सारे एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन, तो सोडियम का मास दिया हुआ है 23, उसके बाद सिलिकॉन का मास दिया हुआ है 28 एंड क्लोरीन का मास दिया हुआ है 35। चलिए चेक करें। सो अकॉर्डिंग टू डॉबरीनर्स ट्रायड क्या होता है, सोडियम का मास और क्लोरीन का मास को अगर आप ऐड करके एवरेज निकालोगे तो वह सिलिकॉन के मास के बराबर आना चाहिए रफली। चेक करते हैं, 23 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा आंसर, 5 6 7 8 3 4 5, 58 अपॉन 2, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, ये 229 जा 58 आंसर आ रहा है। अब ये है 29 और ये है 28, रफली इक्वल है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ रफली इक्वल है, ये हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है बीई, एमजी और सीए। चलिए बीई, एमजी और सीए को चेक करते हैं। सो बीई, एमजी एंड सीए क्या क्या दिए हुए हैं, बी का दिया हुआ है 9, एमजी का दिया हुआ है 24 और सीए का दिया हुआ है 40। तो इसके अकॉर्डिंग बीई और सीए का जो मास है उसका एवरेज शुड रफली बी इक्वल टू द मास ऑफ मैग्नीशियम। ओके, अब बीई का है 9 और सीए का है 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 2, दैट इज 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 5 जा 24.5 विच इज mg के बराबर का, विच इज mg के बराबर का। तो वो 24, ये 24.5 और उसके पहले का सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन वाला भी हमारा मैच कर रहा था। तो हम इस चीज पे इनको हाँ ये बोल सकते हैं कि डॉबरीनर ट्रायड है, क्योंकि सोडियम क्लोरीन का मास जो है वो उसका एवरेज इज रफली इक्वल टू सिलिकॉन एंड बेरिलियम और कैल्शियम का मास जो है उसका एवरेज इज रफली इक्वल टू मैग्नीशियम। चलिए चेक करते हैं हम। Sodium, silicon, chlorine have different properties, therefore they do not form Dobereiner triad, even though the atomic mass of the middle element silicon is approximately the average of the atomic masses of sodium and chloride. अब इसमें यहां पे उन्होंने explanation इस चीज का दिया है कि सोडियम और क्लोराइड जो है वो on the basis of mass, क्लोराइड नहीं क्लोरीन, on the basis of mass इनके जो masses हैं वो बिल्कुल सही है। और डॉबरीनर ट्रायड में ये सेट हमने एक्सप्लेन किया हुआ था। हाँ, यहां पे एक प्रॉब्लम जरूर आती है कि जो सोडियम है वो मेटल है। अगर हम बात करें इसकी तो सोडियम इज अ मेटल, ये जो Na है ये एक मेटल है। अगर हम बात करें सिलिकॉन की तो जो सिलिकॉन है वो है एक मेटलॉइड, और जो Cl है क्लोरीन ये है एक नॉन मेटल। तो इस चीज पे इनमें एक डिफरेंस और डिस्क्रिपेंसी आ सकती है कि ये एक मेटल है, ये एक मेटलॉइड है और ये एक नॉन मेटल है। तो तीन का जो सेट बन रहा है उसमें तीनों वैरायटी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहली चीज। वही दूसरे की अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मेटल्स हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और यहां पे एक चीज और है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन आता है 282। वही कैल्शियम का अगर हम देखें 20, कॉन्फ़िगरेशन आता है 2882। तो इनका तो जो एटॉमिक नंबर है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो हमारा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम 4th नंबर पे आ रहा है, देखिए बेरिलियम का 4, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। केमिकली भी ये तीनों सिमिलर हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, केमिकली भी तो ये सिमिलर है ना। तो अगर हम इन दोनों पेयर की बात करें तो सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन जो है ये डॉबरीनर ट्रायड के मास के कंसेप्ट के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहे हैं और अपना जो रिजल्ट है वो वैसे ही दे रहे हैं जैसा डॉबरीनर ने कहा था कि फर्स्ट और थर्ड का जो मास है वो सेकंड के रफली बराबर होगा। इवन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी ये चीज कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम इनके साथ जो है वो ये है केस में
कि यहां पे तीनों अलग अलग वैरायटी का है, सोडियम मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटलॉइड और क्लोरीन नॉन मेटल है। वहीं पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तीनों मेटल्स हैं और तीनों के आउटर मोस्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है और डॉबरीनर के ट्रायड के अकॉर्डिंग जा भी रहे हैं। ये परफेक्ट डॉबरीनर ट्रायड है, बट वहां पे मास तो बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होने के कारण हम उन्हें रिजेक्ट करेंगे। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हैव मेनी सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट Mg is approximately the average of the atomic mass of beryllium and calcium, that is 9 plus 40 gives 24, 9 plus 40 is equals to 24:5, 24:5 का रेशो है, ठीक है, यहां से 2 हटा दीजिए, therefore they form a डॉबरीनर ट्राइड, और ये डॉबरीनर ट्राइड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे बी पार्ट के लिए है और ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे ए पार्ट के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In Mendeleev's periodic table, the elements were arranged in the increasing order of their atomic masses. However, cobalt and with atomic mass of 58.93, AMU क्या होता है? Atomic mass unit, was placed before nickel, having an atomic mass of 58.71 atomic mass unit. सो क्यों कई जगह पे, जैसे कि अब हम बात करें अगर कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का जो मास है वो 58.93 है और वहीं पे निकल जो है उसका मास है 58.71। जब क्लियर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का एक रूल है कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे हमें अरेंज करना है एलिमेंट्स को, तो इंक्रीजिंग मासेस के हिसाब से कोबाल्ट जो है वो बाद में आना चाहिए और निकल जो है वो पहले आना चाहिए, बट अरेंज कोबाल्ट को पहले किया है और बाद में निकल को किया है। ऐसा क्यों? तो हमने ये चीज पढ़ी है क्विक रिवीजन में कि जो मेंडलीव है, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कई जगह पे एटॉमिक मास रूल का वायलेशन किया है, कई जगह पे उनने एटॉमिक मास रूल का वायलेशन किया है। क्यों किया है? ताकि प्रॉपर्टीज ऊपर नीचे के एलिमेंट से भी मैच हो सके। तो क्योंकि उनको प्रॉपर्टीज ऊपर नीचे से भी मैच करनी थी तो उनने 58.93 के साथ कोबाल्ट को पहले रखा है और 58.71 के साथ निकल को बाद में रखा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट सिमिलर टू द टॉप एंड द बॉटम। ठीक है, आंसर को रेफर करते हैं। In Mendeleev periodic table, cobalt with a higher atomic mass is placed before nickel due to the following reason. The properties of cobalt are similar to those of the rhodium and iridium and the properties of nickel are similar to those of palladium and platinum. बिल्कुल सही, जैसे कि निकल के ऊपर और नीचे प्लैटिनम, पैलेडियम और प्लैटिनम है और वैसे ही कोबाल्ट के ऊपर और नीचे रोडियम और इरिडियम है। सो रोडियम और इरिडियम जो है उनके साथ प्रॉपर्टी सिमिलर रखने के लिए हमने कोबाल्ट को वहां अरेंज किया है और निकल की प्रॉपर्टीज को पैलेडियम और प्लैटिनम के साथ सिमिलर रखने के लिए हमने इसको उनके साथ अरेंज किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एटॉमिक मास का डिफरेंस। एटॉमिक मास दोनों में अलग है, जो ज्यादा वाला है उसे पहले रख दिया है, कम वाले को बाद में रख दिया है ताकि प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब जो हाइड्रोजन है उसको एक यूनिक पोजीशन दी हुई है, क्यों? वो है एक नॉन मेटल। हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, बट उसको रखा किसके साथ गया है? उसको रखा गया है एक्चुअल में एल्कली मेटल्स के साथ, है ना, लिथियम के ऊपर। तो हाइड्रोजन की पोजीशन रखी जाती है लिथियम के ऊपर, जोड़ के नहीं रखते हैं उसको, बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ के हाइड्रोजन को रखते हैं, बट हाइड्रोजन का जो बॉक्स का कलर है वह हमेशा हैलोजन के जैसा रखा जाता है, क्योंकि केमिकली तो ये मेटल्स की तरह जैसे ऐसे बिहेव करेगा कि मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसकी भी वैलेंसी 1 है, इनकी भी वैलेंसी 1 है, तो ये बिहेव कर रहा है एल्कली मेटल्स की तरह। बट जैसे बाकी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन डायटॉमिक फॉर्म में, गैस के फॉर्म में मिलता है, और उसी प्रकार जो हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, जैसे ब्रोमीन तो लिक्विड फॉर्म में, क्लोरीन जो है वो भी डायटॉमिक फॉर्म में, गैस के फॉर्म में मिलता है। तो ये प्रॉपर्टीज बाकी वहां पे नॉन मेटल्स हैलोजेंस की तरह शो कर रहा है, और बाकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज केमिकल ऐसी भी हैं जो ये मेटल्स की तरह शो कर रहा है। तो इस डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने के लिए हमने हाइड्रोजन को फिलहाल के लिए तो एल्कली मेटल्स के ऊपर रख दिया और कलर उसके बॉक्स का दे दिया हमने उसको हैलोजन के जैसा, बट अगर हम उसको जस्टिफाई करने पे आए तो हाइड्रोजन को हम सही जगह आज तक नहीं दे पाए हैं, सिर्फ इसी कारण से कि वो एल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है और हैलोजन की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वह एल्कली मेटल की तरह है। चलिए आंसर को रेफर करते हैं। देखिए अब आंसर,
हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब उन्हें यहां पे रीजन दिया हुआ है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो है वो एक यूनिक पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई करता है। सबसे पहला पॉइंट, बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस तरीके से कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर हम इतनों को देखें तो देखिएगा हाइड्रोजन 1, लिथियम 2,1, सोडियम 281, पोटेशियम 2881। इस तरीके से ये अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन जा रहा है। देखिए सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से इसने अल्कली मेटल्स को फॉलो कर लिया। So therefore some of the properties of hydrogen are similar to those of alkali metals and hence it can be placed in group 1 along with the alkali metals। ये हमने डिस्कशन किया है अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो एक और कंट्रोवर्सी देता है, both hydrogen and halogens have similar outer electronic configuration because अब हाइड्रोजन के साथ अगर हम बाकियों का देखें तो देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ देख लीजिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 7, क्लोरीन का है 17। अब इसका आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1, इसमें फ्लोरीन में देखिए आउटरमोस्ट शेल में 7 वैलेंसी 1, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 17 वैलेंसी 1। कैसे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7। ठीक है, ये 9 है इसका एटॉमिक नंबर 2,7। अब आप एक चीज देखो, है ना, यहां पे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये नियॉन बन जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये आर्गन बन जाएगा, और हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये हीलियम बन जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां मिला तो नोबल गैस बना, एक इलेक्ट्रॉन यहां बना तो ये नोबल गैस मिला, और क्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो नोबल गैस बना। इसका मतलब तीनों में ही हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो वो नोबल गैस बन जाएगा सीधा। तो अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एक होने के कारण आउटर मोस्ट शेल में वो एल्कली मेटल्स के जैसा जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो हैलोजन के जैसा जा रहा है, क्योंकि फिर तो वो नोबल गैसेस बन जाएंगे। तो हाइड्रोजन को कहां रखें, मेटल्स में डाल दें कि नॉन मेटल्स में डाल दें? हमने उसको मेटल्स के साइड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो चलो हमने बोला उसको एल्कली मेटल्स के ऊपर रख दो, उसका एक इलेक्ट्रॉन बाकियों के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, सो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और यहां नीचे फिर देयरफॉर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू दोज ऑफ हैलोजेंस एंड हेंस इट कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 17 अलोंग विद हैलोजेंस। ठीक है, सो हाइड्रोजन में इसलिए डिस्क्रिपेंसी है, और आज भी वो डिस्क्रिपेंसी चली रही है कि उसको रखें कहां एग्जैक्टली। नेक्स्ट, in some properties it differs from both hydrogen and halogen, for example the oxide of hydrogen। अब हाइड्रोजन का ऑक्साइड देखो H2O, ये एक नया पॉइंट हमें बड़ा अच्छा मिला कि अगर हम उसको एल्कली मेटल्स के जैसा देखें तो जो एल्कली मेटल्स है वो तो मेटल है, और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में होते हैं बेसिक। और अगर हम बात करें हैलोजेंस की, तो जो हैलोजेंस है वो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हमेशा नेचर में होते हैं एसिडिक। तो अब हाइड्रोजन का ऑक्साइड ना एल्कली के हिसाब से बेसिक है और ना हैलोजेंस के हिसाब से एसिडिक है, क्योंकि H2O तो होता है न्यूट्रल। तो इसने एक और अलग प्रॉपर्टी शो कर दी जो कि ना एल्कली से मैच कर रही है ना हैलोजेंस के साथ मैच कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज ये है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी आ सकता है। तो 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये इस पॉइंट को ऐड कीजिएगा, वरना अदरवाइज एनसीईआरटी में आपको ऐसे स्पेसिफिकली कि H2O जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड तो दिया हुआ है, स्पेसिफिकली इस चैप्टर में न्यूट्रल ऑक्साइड वगैरह जैसी चीजें मेंशन नहीं है। तो अगर आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप ये पार्ट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज 2 या 1 में अगर आ रहा है तो आप उन्हीं 2 पॉइंट्स को ऐड करें, उसकी सिमिलैरिटी विद हैलोजन एंड उसकी सिमिलैरिटी विद एल्कली मेटल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड्स ऑफ एक सिलिकॉन एंड एक एल्यूमिनियम, द एलिमेंट्स प्रेडिक्टेड बाय मेंडेलीव। मेंडेलीव ने 2 एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया है, 3 को किया है एक्चुअल में, तो मगर यहां पे सिर्फ 2 दिए हुए हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के एक वाले फॉर्म। संस्कृत वर्ड है ये एक, जिसका मतलब होता है 1। ठीक है, सो एक सिलिकॉन और एक एल्यूमिनियम। अगर एक सिलिकॉन की बात करें तो जो सिलिकॉन के नीचे आता है, अब सिलिकॉन के जो नीचे आता है चलिए उसको हमने इस केस में ई मान लिया, और जो एल्यूमिनियम के नीचे आता है उसके केस में हमने उसके लिए ई मान लिया उसको।
ठीक है। अब सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। जो उसके नीचे आएगा उसकी वैलेंसी 4 ही होगी, ठीक है। सो E की वैलेंसी हो गई 4, Cl की वैलेंसी हो गई 1, इसका क्लोराइड क्या बन गया? ECl4 बन गया। और दूसरा क्या बोला है उन्होंने? एल्यूमिनियम। तो उसके क्लोराइड को अगर हम प्रेडिक्ट करें तो एल्यूमिनियम को E माना। अब E की वैलेंसी एल्यूमिनियम की है 3, तो उसके हिसाब से E की वैलेंसी हो गई 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, अगर हम क्रॉस करें तो बन गया ECl3। ये हमारे प्रेडिक्शंस हैं ECl4 एंड ECl3। चलिए चेक करते हैं। A का silicon is germanium. It lies in the group 4 of the Mendeleev's periodic table and thus has a valency of 4. हमने यही पढ़ा। Therefore, the formula of its chloride is GeCl4. हमने E लिया है क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में आप देख लीजिए मेंशन नहीं है A का सिलिकॉन या A का एल्यूमिनियम। आप चाहे तो क्वेश्चन में E लेके कर सकते हैं, चाहे तो ओरिजिनल एलिमेंट का सिंबल लेके कर सकते हैं, एक में भी नंबर नहीं कटेगा। बट अगर उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो आपको फिर स्पेसिफिकली जीई को ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जर्मेनियम को ही यूज करना पड़ेगा। तो देखिए GeCl4 जो हमारा ECl4 था वो मैच हो रहा है। ऑन द अदर हैंड इस गैलियम इट लाइज इन ग्रुप 3 ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड दस हैज अ वैलेंसी ऑफ 3। द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड इज GaCl3। जो हमारा फॉर्मूला था ECl3, ए का एल्यूमिनियम के कारण वो इससे मैच हो रहा है। अब आप ये लिखें, नंबर नहीं कटेंगे। एनसीईआरटी में हमने ECl3 के साथ यूज किया है और ECl3 के साथ ही फॉर्मूला बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 elements A, B and C have 3, 4 and 2 electrons respectively। लिख देते हैं A, B और C। A में 3 है, 4 में B में 4 है और C में 2 है। ओके इनके आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है, ये सारे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। गिव द ग्रुप नंबर टू विच दे बिलोंग इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑल्सो गिव देयर वैलेंसीज। अब हम पहली चीज तो कि वैलेंसी इजी है ज्यादा बताना, मैं पहले वैलेंसी एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको ग्रुप नंबर निकालना बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +3, प्लस वगैरह लगाओगे नहीं तो भी चलेगा, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 4 है और इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्रुप के लिए कैसे पता चलता है? जैसे देखिए अगर हम बात करें, जैसे ये पहला है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन वाले कहां आते हैं? सारे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एल्यूमिनियम वाला जो ग्रुप होता है ना जिसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही क्या है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, अब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अब बोरॉन भी उसी कैटेगरी में आता है, बोरॉन के भी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, अब बोरॉन तो एक मेटालॉइड है, इसका मतलब हमारी पीरियोडिक टेबल में, ध्यान से सुनिएगा, हमारी पीरियोडिक टेबल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हैं तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सीधा उठा के वैसा का वैसा ग्रुप नंबर डाल दो। जैसे यहां मुझे क्या दिख रहा है, सी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका ग्रुप नंबर भी 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसके हिसाब से एलिमेंट्स को ग्रुप में डाला गया है। तो जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप में है, ऐसे मैग्नीशियम, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड ग्रुप में है। तो क्या किया गया है, ग्रुप किसके अकॉर्डिंग डाला गया है? उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनके हिसाब से। तो जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको तो हम सीधा 1 और 2 ग्रुप में डाल देते हैं यहां पे, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, तो हमारा जो सी है वो यहां पे आ जाएगा सेकंड ग्रुप में। बट ए और बी को देखो, उसमें एक में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और एक में आउटर मोस्ट शेल में 4 है। जब भी ऐसा केस आए कि 3 या 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, आप अब इसके बाद हमें एलिमेंट्स कहां मिलेंगे? सीधा इधर, और उनके बीच में 10 ग्रुप्स का एक गैप होता है, ठीक है, उनके बीच में 10 ग्रुप्स का गैप होता है और उसके बाद आते हैं 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स। तो यहां 3 भी है और 4 भी है, तो आप क्या करो, इसमें +10 करो 13th ग्रुप और इसमें +10 करो 14th ग्रुप, और इसमें तो सिर्फ वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यह आ गया सेकेंड ग्रुप, ठीक है। ये हमारे ग्रुप्स निकल गए। तो ग्रुप्स को कैसे निकाला जाता है? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो, आप ये देख लो, अगर उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनको सीधा सीधा 1 या 2 ग्रुप में डाल दो। मगर अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो +10 करके उनको ग्रुप्स निकाल लो।
अगर बाय चांस 4 या 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप +10 कर दो, 14th ग्रुप +10 कर दो, 15th ग्रुप, ऐसे आंसर निकल आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, अब हमारा आंसर रेफर करते हैं। एलिमेंट ए हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, और उसके हिसाब से देखिए 13th ग्रुप, जैसा बोला था +10 किया हुआ है और वो 13th ग्रुप में है। मैंने यहां पे बोरॉन और एल्यूमिनियम का एग्जांपल भी दिया था, देखिए बोरॉन और एल्यूमिनियम यहां लिखा हुआ है। सेकंड आता है एलिमेंट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखिए +10 किया हुआ है, और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एग्जांपल्स हैं उसके, ठीक है। +10 हमने यहां भी किया, +10 हमने यहां किया। अब इस कंडीशन को देखो, सी में क्योंकि सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो क्योंकि 2 थे हमने कोई +10 नहीं करा है, जैसा आखिरी वाले केस में मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो सीधा सीधा हमने उसको ग्रुप 2 में डाल दिया है, और उसके एग्जांपल्स भी बताए हुए थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंने मैग्नीशियम कैल्शियम को रेफर किया था, ठीक है। सो इस तरीके से हम ग्रुप्स निकाल देते हैं। और एक बार मैं और आपको रैंडमली कोई एक तरीका बता देता हूं, जैसे कि समझ लीजिए हमारे पास कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने बोला है 1 और 2 को छोड़ के 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने हो +10 कर दो सीधा, तो इसमें +10 कर दो, कितना आया आंसर, 14 आ गया आंसर। इसका मतलब कार्बन बिलोंग्स टू 14th ग्रुप। इस तरीके से आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और नंबर ऑफ शेल से आप पीरियड नंबर निकाल सकते हो। यहां देखो कितने शेल दिख रहे हैं, एक शेल ये है, एक शेल ये है, 2 शेल दिख रहे हैं हमको, सो 2 शेल मतलब इतने पीरियड। सो पहला शेल, एक शेल अगर एलिमेंट में है, एलिमेंट के एटम में एक ही शेल है, तो वो फर्स्ट पीरियड का मेंबर है। अगर उसमें 2 शेल है तो वो सेकेंड पीरियड का मेंबर है। अगर उसमें 3 शेल है तो वो थर्ड पीरियड का मेंबर है। और ये मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन किया था जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था क्विक रिवीजन में, ठीक है। सो पीरियड नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ शेल्स काउंट कर लो, और ग्रुप नंबर निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देख के निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एन एलिमेंट X इज प्लेस्ड इन ग्रुप 14, अगर एक एलिमेंट X को हमने ग्रुप 14 में डाल दिया है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इट्स क्लोराइड। अब पहली चीज तो ये ग्रुप 14 में जस्ट अभी हमने पढ़ा आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन का होना मतलब इनकी वैलेंसी हो गई 4। अब उनने बोला है कि पहले तो आपको फॉर्मूला बताना है उसके क्लोराइड का, तो क्लोराइड का, क्लोरीन में वैलेंसी कितनी होती है, 1। इसका फॉर्मूला बन गया XCl4, X1Cl4, ये फॉर्मूला बन गया उसके क्लोराइड का। दूसरी चीज उन्होंने बोली है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। अब एक चीज, ये भी एक नॉन मेटल है, ये भी एक नॉन मेटल है, 2 नॉन मेटल्स के बीच में, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये चीज पढ़ी है कि 2 नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। अगर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी, बट जब 2 नॉन मेटल्स आमने सामने आते हैं तो हमेशा कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग कोवैलेंट हो गई, और क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया XCl4। चलिए आंसर को रेफर करते हैं। 14th में है, ये देखिए वैलेंसी 4 एंड कोवैलेंट, ये हमें हमारे 2 वैल्यू पॉइंट्स मिल गए। एक नंबर इस पे मिल जाएगा, एक नंबर इस पे मिल जाएगा। कोवैलेंट मिल रहा है, वैलेंसी 4 है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और गेन 4 मोर इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट प्रेफर्स टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शेयरिंग हो रही है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और फॉर्मूला जैसा अभी बताया था XCl4। यहां वैलेंसी मिल गई ना, हमें वैलेंसी चाहिए थी, अब वैलेंसी से आप फॉर्मूला बना लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द रेडियाई ऑफ 2 स्पीशीज X एंड Y, गिव रीजन फॉर योर आंसर। उन्होंने रेडियाई को कंपेयर करने के लिए बोला है X और Y के। चलिए देखते हैं, X में 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 एटॉमिक नंबर, Y में 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसमें हम लिख देते हैं 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज देखो, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन पे अपना जोर डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए, तो शेल एक स्पेसिफिक जगह तक आ जाएगा, उतना साइज हो जाएगा। बट सेकेंड कंडीशन में देखो, 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 12 प्रोटॉन लगे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींचेंगे। अभी तो यहां देखो 1:1 का रेशो है, बट यहां पे रेशो कैसा हो रहा है, 12 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन,
तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक से भी ज्यादा प्रोटॉन का जोर चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है। तो देखा जाए तो ऐसे x का साइज जो है वो y से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन है, तो उतना ही अट्रैक्शन होगा। बट यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन ज्यादा ताकत से उतने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, जिससे साइज और छोटा हो जाएगा। तो x का साइज बड़ा और y का साइज छोटा होगा। चलिए आंसर को रेफर करते हैं। Since X has 12 protons and 12 electrons, it is electrically neutral. Since species Y has 12 protons and 10 electrons, therefore it has 2 units of positive charge. The electronic configuration of the species are, ये electronic configuration दिया हुआ है उन्हें 2, 8, 2 और species Y का है 2 और 8। अब उसके हिसाब से अगर आप देखें तो साइज छोटा, इसलिए इसका साइज इसलिए बड़ा होगा क्योंकि 2, 8, 2 मतलब 3 शेल, और इसमें 2 और 8 ओनली। कैसे? क्योंकि अगर हम बात करें 12 की, तो 12 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2 जाता है, और उसमें 12 प्रोटॉन है बट इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन गए। 2 इलेक्ट्रॉन गए मतलब ये वाला शेल पूरा ही चला गया 2 इलेक्ट्रॉन के जाने से। तो ऑब्वियस चीज है, अब 2 शेल के साथ तो एटम छोटा ही होगा ना, और 3 शेल के साथ तो जो हमारा एलिमेंट का एटम है वो बड़ा ही होगा। अब इसमें अगर हम ब्रॉड वे में थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए, इनने बोला है यहां पे 12 प्रोटॉन, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे दूसरे कंडीशन में 12 प्रोटॉन और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यहां पे देखिए, क्योंकि 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि चार्ज तो 0 होगा। अगर मैं अपने एलिमेंट को x मान लूं तो मेरे x के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अगर मैं इसको y मान लूं तो जितना पॉजिटिव है उससे कम नेगेटिव है, तो एक तरीके से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कितना? +2, या हम बोल सकते हैं 2+, रादर लिखते हैं यहां पे 2+, ठीक है। ये आप सीनियर क्लासेस में समझेंगे कि हमेशा ऊपर 2+ लिखते हैं, +2 करके नहीं लिखते, ठीक है। या पहले हम वो हमारा न्यूमरल डालते हैं, उसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाते हैं। 11th 12th में आप पढ़ेंगे। सो यहां पे 2+ का चार्ज आ गया y के ऊपर। अब ये बन गया एक कैटायन। हमेशा एक चीज याद रखना कि कैटायन का साइज जो होता है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक चलिए कंडीशन तो यहां पे ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 2, ठीक है। माना कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चले गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 चले गए। अब वहां से इलेक्ट्रॉन 2 निकल के चले गए, माना ये चीज चलिए कि वहां 2 शेल है, यहां 3 शेल है, ये कंडीशन है। पर अगर आपको कभी इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाए थे, अगर मैंने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हटाया होता तो क्या होता? अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हटाया होता तो इसमें 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन बचते। अब 12 प्रोटॉन का जो जोर है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन पर है, और यहां 12 का 12 के ऊपर है, तो 1:1 पे यहां पे काम चल रहा है। बट यहां पे चलो 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को खींचा, मगर जो अभी भी एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है वो सब पे फोर्स लगाएगा, उसका भी तो थोड़ा बहुत फोर्स लगेगा ना, जिससे साइज श्रिंक हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि भले ही सेम नंबर ऑफ शेल हो, अगर वहां पे आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता और एक पॉजिटिव चार्ज होता तो भी उसका साइज छोटा होता। इसके भी 3 शेल है, इसके भी 3 शेल है, पर क्यों होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन अगर ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो वह ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। यह भी एक बहुत अच्छा वैल्यू पॉइंट है, इसको आप अगर ऐड करेंगे तो कभी भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक। आगे, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। अब यहां एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से हमें इन्हें अरेंज करना है। पहला दिया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है। सो अगर हम इनके एटॉमिक नंबर्स लिखें, सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का हो गया 9, ठीक है। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में, इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। चलो मगर हम एक काम करते हैं, एटॉमिक नंबर्स से इसको लिखते हैं, ठीक है। सो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन
7 और फ्लोरीन का 9। ठीक है, ये हमने एटॉमिक नंबर्स लिख दिए हैं अभी। अब इनने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक ही शेल के हैं। इसका होगा 2,1, इसका होगा 2,2, इसका होगा 2,5, इसका होगा 2,7। अब आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ शेल तो एक ही है, नंबर ऑफ शेल सेम होने के कारण ये सारे सेकेंड पीरियड में आते हैं। सेकेंड पीरियड में ये सारे हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 5, 7 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, मगर सेकेंड शेल आउटरमोस्ट शेल है तो आएंगे तो सारे एक ही पीरियड में। और हमने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में मूव करते हो, व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, साइज रिड्यूसेस। इन्हें बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, तो पहले कम वाले को रखना है फिर ज्यादा वाले को रखना है। तो कम वाला है यहां पे फ्लोरीन, उससे बड़ा है नाइट्रोजन, उससे बड़ा है बेरिलियम और उससे भी बड़ा है लिथियम। इस तरीके से ये सबसे पहले का मिल गया। चलिए दूसरे वाले का देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, ये चार, इनके लिए हमें एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए क्योंकि ये 17th ग्रुप है, ये 17th ग्रुप है और डाउन द ग्रुप हमेशा साइज बढ़ता है। तो सबसे छोटा साइज होगा क्लोरीन का, उससे बड़ा होगा ब्रोमीन का, उससे बड़ा होगा आयोडीन का और उससे भी बड़ा होगा एस्टेटीन का। ठीक है, सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये इसका ऑर्डर है। और यहां पे F सबसे छोटा, फिर नाइट्रोजन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा बेरिलियम, उससे भी बड़ा लिथियम। ठीक है, चलिए आंसर को रेफर करते हैं हम। देखिए ये दिए हैं, ये हमारे वैल्यू पॉइंट्स हैं बस। ठीक है, ये दो हमारे वैल्यू पॉइंट्स हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम। जो हमने आंसर लिखा उससे मैच कर रहा है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, और ये भी हमारे पार्ट 2B से मैच कर रहा है और एक्सप्लेनेशन वही सेम चीज है, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Identify and name the metals out of the following elements whose electronic configurations are given below। उनने बोला है कि इतने एलिमेंट्स में से हमको मेटल्स को ढूंढना है। आउटरमोस्ट शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये मेटल है। आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये मेटल है। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये नॉन मेटल है। और आउटरमोस्ट शेल में फिर 1 इलेक्ट्रॉन, ये मेटल है। चलिए आंसर को चेक करते हैं। Note that the elements having 1 to 3 electrons in the valence shell are metals, and those having 4 valence electrons may be non-metals, metalloids, or may even be metals, while those having 5 to 8 valence electrons are non-metals. Thus elements A, B and D ये दिए हैं, देखो A, B और D, clear? A, B और D metals है, while C is a non-metal, while C जो है वो हमारा non-metal है। क्लियर? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के बस मेटल नॉन मेटल बताना था। आगे बढ़ते हैं। ये उसी का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ओके, और मेटल मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल, ये पूरा एक डिस्क्रिप्टिव है। वैसे इतने बड़े आंसर की हमें ऐसा जरूरत नहीं है, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में एक सैंपल के तौर पे एक परफेक्ट आंसर दिया हुआ है। बट हम सिंपली भी अगर लिख देंगे वहां पे मेटल नॉन मेटल, क्योंकि सिर्फ उनने क्वेश्चन में मेटल नॉन मेटल पूछा हुआ है, 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर से ज्यादा में वो पूछेंगे नहीं। और हो भी सकता है बल्कि कि वो 1 नंबर में दे दें, क्योंकि सिर्फ नाम ही डालना है मेटल मेटल नॉन मेटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट ए कंबाइंस विद द एलिमेंट बी, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड। उन्हें 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक एलिमेंट दिया है A जिसका एटॉमिक नंबर है 19, दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है B जिसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें A जो है उसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2881। यहां पे एटॉमिक नंबर है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। अब एक चीज तो हमें समझ आ रही है कि यहाँ B में जो आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 है, A में हमें समझ आ रहा है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 है। तो इसका क्या मतलब कि ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये चीज बता रहा है। अब आप एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कभी भी बॉन्ड बनाओगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो मेरा जो है नेक्स्ट वाला पार्ट था ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड, ये कंप्लीट हो गया, ये एक आयनिक बॉन्ड है। अब हमें बनाना है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ए और बी को ही लेके रेफरेंस में करते हैं। वैसे क्वेश्चन में आप के पोटेशियम और बी जो है वो Cl, तो K और Cl लेके भी कर सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा। बट A और B दिया हुआ है और कहीं भी उन्होंने नहीं बोला ऐसा कि आइडेंटिफाई करो, तो हम A और B को लेके भी कर सकते हैं।
सो ए के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम एक बना देंगे, बी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम यहां 7 बना देंगे। ठीक है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन को जाता हुआ दिखाएंगे। अब ए के ऊपर आ जाएगा इसके कारण पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आ जाएगा इसके कारण नेगेटिव चार्ज, और हम साथ में बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भी बना देंगे, और एक ये इलेक्ट्रॉन जो है जो बी ने ए से छीना हुआ है, ठीक है, तो हमने उसको यहां पे बना दिया इस तरीके से डॉट के फॉर्म में। आप चाहें तो यहां अपने आंसर को और अच्छा दिखाने के लिए यह भी लिख सकते हैं कि ए ने खुद को ए प्लस बना लिया एक इलेक्ट्रॉन देके, और बी ने एक इलेक्ट्रॉन को लेके खुद को बी माइनस बना लिया। ठीक है, इसके कारण ए प्लस और बी माइनस में अट्रैक्शन हुआ, ये कैटायन बन गया, ये एनायन बन गया, और इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके और आयनिक बॉन्ड बना लिया, और टाइप है आयनिक बॉन्ड। ये है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं। Since the atomic number of the element A is 19, so its electronic configuration is 2881. वही चीज जो हमने लिखी, and hence the element A is the metal potassium. Further, since the atomic number of the element B is 17, so its electronic configuration is 287, and hence the element B is the non-metal chlorine. मैंने अभी बताया था पोटेशियम और क्लोरीन भी लेके आप कर सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा। Now we know that metals lose valence electron, non-metals accept the electrons lost by metals to acquire the stable electronic configuration of the nearest noble gas. As a result, metals form positive ions, cation. ये पॉइंट हमने मेंशन किया था, ये आपको ऐड भी करना है अपने आंसर में। And non-metals form negative ions, anions, and an ionic bond is formed between the positively charged and the negatively charged ion. ठीक है, अब वो K और Cl उनने वही दिखाया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेक्स्ट में उनने बताया हुआ है कि किस तरीके से वो फॉर्म हो रहा है, और ये हमने बना के अभी देख लिया। यहां KCl दिया है, आप AB बना के भी कर सकते हो, ना AB में नंबर कटेंगे ना KCl में, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको आइडेंटिफाई करके एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Arrange the following elements in the increasing order of their metallic character. अब metallic character, बढ़ते metallic character के हिसाब से आपको इन्हें एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो पहली चीज मैं यहां इतना डिवीजन कर देता हूं कि ये जो है हमारे ये मेटल्स है, और ये जर्मेनियम और गैलियम जो है ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, बल्कि एक तरीके से, एक मिनट, ऐसा लिखते हैं, ये बेचारा बेकार सा तो है पर ठीक है, मेटल तो है ही, बेकार है पर मेटल है। गैलियम तो हाथ पे रखते ही पिघल जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, अगर इनकी बात करें तो ये लेफ्ट साइड पे मिलते हैं। वहीं पे अगर हम जर्मेनियम और गैलियम की बात करें तो ये राइट साइड पे मिलते हैं। ठीक है, हमें बताना है मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से, तो जो लेफ्ट साइड पे मिलने वाले एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा मेटालिक होते हैं एज कंपेयर टू राइट साइड वाले एलिमेंट्स। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम ये यहां मिल रहे हैं, वहीं जर्मेनियम और गैलियम राइट पे मिल रहे हैं। अब इसमें से जर्मेनियम तो मेटालॉइड हो गया, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से रखोगे तो पहले तो आएगा जर्मेनियम क्योंकि ये मेटालॉइड है, उसके बाद आएगा गैलियम, ये मेटल है मगर राइट पे पड़ रहा है, तो इससे थोड़ा ज्यादा हो गया गैलियम। अब इससे ज्यादा इनमें से कौन से होंगे या हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। अगर बात करें मैग्नीशियम की तो Mg, Ca एंड K, atomic number 12, 20 and 19, configuration 282, 2882 and 2881। अब एक चीज ये देखो कि पहली चीज, साइज जितना बड़ा उतना अच्छा मेटल, साइज जितना बड़ा उतना अच्छा मेटल, तो ये दोनों के साइज जो है वो मैग्नीशियम से बड़ा है, तो इसके बाद तो मैं लिख देता हूं मैग्नीशियम, क्योंकि अब बाकी जो दो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा मेटालिक है। अब उसमें पोटेशियम लेफ्ट पे आता है और कैल्शियम उसके पड़ोस में आता है। पोटेशियम, कैल्शियम हमने पढ़ा है लेफ्ट साइड वाले मेटल स्ट्रांग होते हैं, जो उसके बगल में राइट पे आते जाते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूसेस। तो पहले पोटेशियम आ रहा है फिर कैल्शियम आ रहा है, इसका मतलब कैल्शियम थोड़ा कमजोर मेटल है, पोटेशियम स्ट्रांग है। तो आप इसके बाद हम लिख देंगे Ca और फिर लिख देंगे K। ये ऑर्डर हो गया जो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, Ge, Ga, Mg, Ca, K। चलिए चेक करते हैं आंसर।
चलिए अब आंसर को रेफर करते हैं। देखिए यहां क्या दिया हुआ है, जीई, उससे ग्रेटर है जीए, फिर एमजी, फिर सीए और फिर के। और यही ऑर्डर हमने भी देखा था, अभी हमने भी यही सेम ऑर्डर लिखा हुआ था, जिसमें जीई सबसे छोटा था, उससे बड़ा जीए है, फिर एमजी है, फिर सीए और फिर के है। ये एज पर हमारा मेटालिक कैरेक्टर है, मतलब जीई सबसे कम मेटालिक है और पोटेशियम सबसे ज्यादा मेटालिक है। उसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कहां साइज मैटर कर रहा है और कहां कहां पे हमारा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही तो ग्रुप को शिफ्ट करते हैं इधर उधर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Identify the elements with the following property and arrange them in increasing order of their reactivity। यहां पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, हमें क्या करना है कि इन प्रॉपर्टीज से एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है और फिर अरेंज करना है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से कि ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है और कम कौन सा है। एन एलिमेंट विच इज अ सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल, ये हमारा सोडियम और पोटेशियम है जो सॉफ्ट और रिएक्टिव है। द मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन, ये कैल्शियम है। क्योंकि लाइमस्टोन क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट में एक ही मेटल है, वो है कैल्शियम, तो हमने वो यहां पे लिख दिया। द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में, वो है हमारा मर्क्यूरी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हमारा पोटेशियम सबसे ऊपर है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है और फिर Hg है। अब मेरा ये सजेशन होगा, क्योंकि यहां पे उन्होंने एन एलिमेंट विच इज अ सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल दिया है, तो सोडियम भी रिएक्टिव है, पोटेशियम भी है, और ये दोनों इवन मैं तो ये बोलूंगा लिथियम भी रिएक्टिव और सॉफ्ट है। ठीक है, बट क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो हम यहां पे मेंशन है ना सॉफ्ट एंड रिएक्टिव, इसलिए हमने यहां पे लिथियम को नहीं लिखा है और लिथियम को हटा देते हैं। सो पोटेशियम और सोडियम आंसर में दोनों को मेंशन कर देना, ताकि आंसर जो भी सही हो, या सोडियम हो या पोटेशियम हो, वो बोर्ड के हिसाब से क्या उनने सही किया हुआ है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इन शॉर्ट हमें नंबर चाहिए है। सो सोडियम पोटेशियम मेंशन करिए, यहां पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, क्योंकि कैल्शियम ही अकेला लाइमस्टोन में मेटल प्रेजेंट होता है, और फिर आता है मर्क्यूरी जो कि लिक्विड मेटल है। चलिए आंसर चेक करते हैं। एल्कली मेटल सोडियम एंड पोटेशियम बिल्कुल सही है, उसके बाद कैल्शियम, हमारा कैल्शियम भी सही है, और फिर है वहां पे मर्क्यूरी और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, तो Hg मर्क्यूरी हमारा करेक्ट आंसर है। स्पेसिफिकली फ्रेंशियम के बारे में एनसीईआरटी में कहीं स्पेसिफिकली दिया नहीं है, तो मर्क्यूरी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Properties of the elements are given below. Where would you locate the following elements in the periodic table? A soft metal stored under kerosene. ये सोडियम और पोटेशियम है, ये हमें लेफ्ट साइड पे मिलते हैं। ठीक है, मेटल्स के पास में मिलते हैं, जो मेटल्स की कैटेगरी है, जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल को अगर हम रफली बनाएं तो कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी पीरियोडिक टेबल। हमें यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में मिलते हैं। तो यहां ये एलिमेंट्स को हमने बता दिया कहां है। नेक्स्ट, एन एलिमेंट विथ वेरिएबल वैलेंसी स्टोर्ड अंडर वाटर। अब वेरिएबल वैलेंसी किसमें मिलती है, जो पानी के अंदर स्टोर किया जाता है, वो है फॉस्फोरस। वेरिएबल वैलेंसी का जो जिक्र है वो 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मिले जुले दौर पे किया गया था, क्योंकि दोनों जगह हमने वैलेंसी पढ़ी थी। बट अगर आप टेबल की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है हमारा क्लास 9 में, वहां एक वैलेंसी की टेबल दी हुई है। उस टेबल में फास्फोरस की +3 और +5 वैलेंसी दी है 9th में, तो वहां मेंशन्ड है वेरिएबल वैलेंसी, और इसको पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि फास्फोरस काफी रिएक्टिव होता है। ठीक है, और फास्फोरस अब हमें कहां मिलेगा, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, तो इट वुड बी फाउंड हेयर इन दी पीरियोडिक टेबल। ठीक, नेक्स्ट, एन एलिमेंट विच इज, यहां लिखते भी जाते हैं, सोडियम पोटेशियम, ये हमारा फास्फोरस। एन एलिमेंट विच इज टेट्रावैलेंट एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके ऊपर है, अब भी एक चैप्टर पहले ही हम उसको पढ़ के खत्म किए हैं, कार्बन। तो यहां हो गया कार्बन। अभी इसका अब हम क्या करेंगे, ग्रुप और पीरियड निकाल लेंगे अभी कैलकुलेट करके। एन एलिमेंट विच इज एन इनर्ट गैस विद एटॉमिक नंबर 2, यहां पे आ जाएगा हीलियम, इनर्ट गैस होती है हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर है 2। एन एलिमेंट who has a thin oxide layer is used to make other elements corrosion resistance by the process of anodizing. Anodizing में एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। ये हो गए हमारे आंसर्स। अब ये तो हमने लिख दिए एलिमेंट्स, चलिए चेक करते हैं कि इनकी पोजीशन कहां कहां पर है। सबसे पहला देखिए,
सोडियम एंड पोटेशियम। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, आउटर मोस्ट शेल में एक है, इसका मतलब ये ग्रुप 1 में मिलेगा, और 3 शेल है उसमें, तो थर्ड पीरियड में मिलेगा। ठीक है, सो ग्रुप 1 एंड थर्ड पीरियड। नेक्स्ट आता है फास्फोरस। ठीक है, सो फास्फोरस में कितना होता है 15, फास्फोरस में एटॉमिक नंबर इज 15, कॉन्फ़िगरेशन 285। अब हमने एक चीज पढ़ी है, पहली चीज तो देखो कि यहाँ 3 शेल है, 3 शेल मतलब थर्ड पीरियड में आता है, और आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है, और हमने पढ़ा है कि कहीं भी 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट में होते हैं तो उसका ग्रुप नंबर हम +10 करके निकालते हैं। तो ये 15th ग्रुप में मिलता है और थर्ड पीरियड में मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, और कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, 2 शेल है, इसका मतलब ये सेकेंड पीरियड में मिलता है। आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि ये +10 14th ग्रुप में मिलता है। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम में एटॉमिक नंबर है उसका 2 और कॉन्फ़िगरेशन है 2, इसका मतलब एक ही शेल है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में मिलता है। और ये कहां पे मिलता है, हीलियम जो है वो नोबल गैस है और इनकी वैलेंसी होती है 0। ये आखिरी जो है ना ग्रुप 18 नोबल गैसेस का, वहां पे मिलता है हीलियम। ठीक है, और नेक्स्ट है एनोडाइजिंग में यूज होने वाला मेटल एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। देखिए 3 शेल के कारण ये हो गया थर्ड पीरियड में, और 283, 3 मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया था कि जिसमें 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं, एज इट इज ग्रुप नंबर डाल दिया जाता है। जिनमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 होता है उसमें +10 किया जाता है, तो इसमें +10 कर दोगे, ये मिल जाएगा 13th ग्रुप। ठीक है, तो हमने इनकी पोजीशन सबकी देख ली है। चलिए अब आंसर चेक करते हैं। ओके, आंसर में देखिए सबसे पहला सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे कहां पर मिलते हैं हमें, फर्स्ट ग्रुप में। और उसके बाद जैसे सोडियम है, तो सोडियम में कितने हैं, 3 उसके शेल्स हैं, तो थर्ड पीरियड। पोटेशियम में 4 शेल्स हैं, तो फोर्थ पीरियड। इसमें 5th पीरियड, इसमें 6th पीरियड। और इसके बाद एक और आता है जो यहां मेंशन नहीं है, फ्रांशियम, वो 7th पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट फास्फोरस शोज वेरिएबल वैलेंसी 3 और 5, ये चीज आपको मैंने अभी बताई थी। ये रिएक्टिव है बहुत ज्यादा, तो इसको पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट आता है कार्बन, जिसकी वैलेंसी 4 होती है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे हल्का एलिमेंट है जो इनर्ट गैस है, दैट इज हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। और लास्ट जिसकी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और जो एनोडाइजिंग में यूज होता है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, सो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखिए अब मैग्नेट ड्रेन्स के अगर वीडियोस देखने में आपको YouTube पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कंटेंट और एक ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर अगर आपको प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो आप मैग्नेट ड्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetdrains.com पे जा सकते हैं, और वहां पे जाके भी आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। किस तरीके से देखना है कि जैसे ही आप www.magnetdrains.com डालेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में देखिए यहां लिखा हुआ है CBSE इंग्लिश मीडियम, यहां NTSC ओलंपियाड और स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम। हमें इंग्लिश मीडियम का स्पेसिफिकली देखना है, तो हम इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे एग्जाम्पलर एटसेट्रा, जितनी भी चीजें होंगी उसका क्विक रिवीजन, MCQ। सो अगर बाय चांस एग्जाम्पलर स्पेसिफिकली नहीं मिल रहा है, तो आप जो सर्च का बार होता है उस सर्च बार में एग्जाम्पलर डाल देंगे, तो एग्जाम्पलर की पूरी सीरीज आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जब एग्जाम्पलर की पूरी सीरीज इस तरीके से ओपन होगी, तो आपको स्पेसिफिकली यहां केमिस्ट्री का आपका पूरा लेक्चर मिल जाएगा। आप केमिस्ट्री के लेक्चर पे वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप केमिस्ट्री के लेक्चर पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, यहां पे इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या चीजों को कवर किया गया है वो डिटेल्स आपको यहां मिलेंगी, और नीचे यहां पे आपको आपके चैप्टर वाइज कितने लेक्चर डल चुके हैं उनका नंबर आपको दिखेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे टॉपिक वाइज और एक ऑर्डर में प्रॉपर सीक्वेंस में जो वीडियोस हैं वो अरेंज्ड मिलेंगे। अगर आपने पहला देख लिया है तो दूसरे पे जाइए, दूसरा देख लिया है तो तीसरे पे जाइए, तीसरा देख लिया है तो सो ऑन, आप आगे बढ़ सकते हैं अपने वीडियोस के साथ। तो आप क्लिक करिए और जो वीडियो देखना है आप उस पे क्लिक करके और अपना वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही आप किसी स्पेसिफिक वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आएगी जहां पे आप अपना वीडियो देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैग्नेट ड्रेन्स का चैनल अब हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट को समझने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मैग्नेट ड्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों या अपने सिबलिंग्स के साथ, जिनके लिए हिंदी उनकी स्ट्रेंथ है और हिंदी में ज्यादा अच्छे से उन्हें समझ आता है। सो मैग्नेट ड्रेन्स हिंदी आपके लिए आ चुका है, इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को बोलें कि अब वो इसे सब्सक्राइब करें और मैग्नेट ड्रेन्स का 100% फ्री सिलेबस जो है उसका बेनिफिट उठा सकें।
मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, वेरियस ऑथर्स, ये सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है और वो भी 100% फ्री। खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज या कोई भी दूसरी फीस पे नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सारी चीजें प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री, और वो भी क्वालिटी टीचर्स और क्वालिटी कंटेंट के साथ। So, like the video, subscribe the channel and share it with your friends and siblings so that together we can improve the quality of education. Thank you.